दोस्तों, दुनिया भर में किसान खेती करते हैं। खेती में किसान गेहूं, चावल समेत कई फसलें उगाते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो कुछ ऐसी चीजों की खेती करते हैं जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सुना है कि लोग जहरीले सांपों और कॉकरोच जैसे जीवों की खेती भी करते हैं? अगर नहीं सुना तो आज की वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, जिसमें हम आपको दुनिया भर में होने वाली 10 सबसे अजीबोगरीब फार्मिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कायोटी फार्मिंग। दोस्तों, कायोटी को विदेशों में खेतों का मुख्य सलाहकार माना जाता है, क्योंकि वो खेतों में उगने वाली फसल की गिलहरियों, पक्षियों, खरगोशों और कई अन्य मवेशियों से रक्षा करता है। कायोटी देखने में किसी भेड़िए की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर बस इतना होता है कि कायोटी भेड़ियों की तरह मांसाहारी नहीं होता, बल्कि वो सर्वाहारी होता है। कायोटी रोटी भी खा लेते हैं और वो इंसान पर कभी हमला नहीं करते। इसलिए विदेशों में हर खेती वाला व्यक्ति कायोटी को जरूर पालता है। कायोटी के पालन में कायोटी का क्रॉस कुत्ते के साथ कराया जाता है, जिससे कायोटी के अंदर के बचे हुए वुल्फ के जीन में बदलाव आते हैं। भारत में भी कहीं कहीं कायोटी का उपयोग खेती की रक्षा के लिए किया जा रहा है। नंबर 2, मगरमच्छ की खेती। दोस्तों, मगरमच्छ को काफी समय पहले से मांस और खाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। मगरमच्छ के शरीर की हड्डियों से बहुत सी लाइलाज बीमारियों की दवाइयां बनाई जाती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों तक होती है। पहले लोग मगरमच्छ का शिकार करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक बिजनेस बन गया है और आज क्रोकोडाइल फार्मिंग से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, क्रोकोडाइल फार्मिंग और किसी फार्मिंग के मुकाबले काफी महंगी है, लेकिन इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग इस फार्मिंग को करते हैं। क्रोकोडाइल फार्मिंग में सबसे बड़ा हब इस समय थाईलैंड है। मगरमच्छ के पालन के लिए फार्म हाउस में बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, जिसके बाद कुछ मगरमच्छ के बच्चों को उनमें छोड़ दिया जाता है, ताकि वो प्रजनन करके अपनी संख्या और बढ़ा सकें। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती रहती है, इनकी फार्मिंग करने वालों का मुनाफा भी तेजी से बढ़ता रहता है। नंबर 3, सांप की खेती। दोस्तों, चीन के जिजिक्याओ नाम के इस गांव के लोग सांपों की खेती पर निर्भर हैं। इस गांव का हर दूसरा शख्स इस काम से जुड़ा हुआ है। जिजिक्याओ में 30 लाख से ज्यादा जहरीले सांपों की वैरायटी पाई जाती है। इस फार्मिंग में किंग कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर समेत कई जहरीले सांप पाले जाते हैं। यहाँ के लोग सांपों के अंग बाजार में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा चीन में सांप के मीट की भी काफी डिमांड है। ये भी एक बड़ा कारण है कि इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। गांव के लोग सांप का जहर बेचकर भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। यहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े स्नेक फार्म्स बना रखे हैं और इन फार्म्स में लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांप पाले जाते हैं। जब सांप के बच्चे अंडों से निकल के बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग किया जाता है। आखिर में सांप जब बड़े हो जाते हैं तो फार्म हाउस से उन्हें बूचड़खानों में ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इन्हें काटकर इनका मीट निकालकर अलग रख लिया जाता है और इनके चमड़े को अलग सुखाया जाता है और सांप के मीट से दवा और चमड़ों के बैग बनाए जाते हैं। नंबर 4, कॉकरोच की खेती। दोस्तों, चीन कितना घिनौना है ये तो किसी से छुपा नहीं है। चीन में सांपों के अलावा कई स्थानों पर कॉकरोच को बड़े चाव से खाया जाता है। इस वजह से चीन में कॉकरोच की खेती भी अब आम हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर कॉकरोच की खेती करने वाले लोग अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि यहाँ 1 किलोग्राम कॉकरोच के बदले 6800 रुपए दिए जाते हैं। यही वजह है कि चीन में कॉकरोच पालने के लिए नर्सरीज बनाई जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चीन में 6 बिलियन से भी ज्यादा कॉकरोचों की खेती की जाती है। इनसे चीन में पारंपरिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। कॉकरोच के पंखों के पाउडर से महिलाओं के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं, जो कि काफी महंगे होते हैं। चीन के साउथ ईस्ट भाग के शेंजेन शहर में बड़ी मात्रा में इनकी पैदावार की जाती है। आपको बता दें कि कॉकरोच पालने वाले अपने फार्म में कॉकरोचों को अच्छी खुराक देते हैं, ताकि उनका स्वाद और बेहतर हो सके। वो ठीक उसी तरह से कॉकरोचों का ख्याल रखते हैं जिस तरह से किसी फार्म में लोग अपने जानवरों का ख्याल रखते हैं। नंबर 5, सुअर की खेती। दोस्तों, सुअर देखते ही हर किसी को घिन आने लगते हैं, लेकिन सड़कों पे घूमने वाला ये जानवर कोई आम जानवर नहीं है। लोग इस जानवर को पालकर खूब पैसा छापते हैं, क्योंकि सुअर की चमड़ी और इसके मांस की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग रहती है। दोस्तों, पिग फार्मिंग यानी कि सुअरों को पालने की व्यवस्था भारत में भी काफी पुरानी है, क्योंकि पिग फार्मिंग में अच्छा खासा मुनाफा होता है। सुअर का एक छोटा बच्चा जो कि 1 महीने से 3 महीने के बीच का होता है, उसे करीब 2500 से 3500 की कीमत पे बेचा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति पिग फार्मिंग करता है तो वो 1000 सुअरों से तकरीबन 30 लाख रुपए तक कमा सकता है। सुअरों की फार्मिंग के लिए हमेशा एक शांत वातावरण चुना जाता है। उसके बाद उन्हें एक बाड़े में कैद कर दिया जाता है। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए और मेल, फीमेल और बच्चों के अलग अलग बाड़े बनाए जाते हैं। सुअरों के मांस को लोग विदेशों में काफी पसंद करते हैं, जिसकी वजह से भारत से कई टन पोर्क विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे सुअर की फार्मिंग करने वालों को काफी अच्छा मुनाफा होता है। नंबर 6, कैटरपिलर फार्मिंग। दोस्तों, कैटरपिलर एक तरह की कीटों की प्रजाति है, जिसमें तितलियां और रेशम के कीड़े आदि पाले जाते हैं।
दोस्तों रेशम शहतूत के पेड़ पे पाए जाने वाले रेशम के कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है। इन सब के अलावा बड़ी संख्या में पतंगे बड़े बड़े खेतों में पाले जाते हैं, जहां वो हजारों अंडे देते हैं। जब कैटरपिलर निकलते हैं तो वो लगभग 2 महीने तक पत्ते खाते हैं और फिर अपने रेशम को कोकून में घुमाते हैं। दोस्तों कोकून एक तरह की प्रजनन क्रिया होती है जिसके अंदर से कीड़ा निकलता है, लेकिन किसान आमतौर पर कोकून को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि अंदर वाले जीव मर नहीं जाते। फिर वो रेशमी धागों को उबालते हैं, उन्हें चमकदार सुपर टाइट मटेरियल के रूप में बुनते हैं, जिसे हम रेशम के रूप में जानते हैं। नंबर 7, सिट्रोनेला फार्मिंग। दोस्तों ये एक तरह का घास का पौधा होता है जो देखने में सामान्य लगता है, लेकिन आपको बता दें कि सिट्रोनेला का उपयोग तेल निकालने में किया जाता है। इसका तेल बहुत ही सुगंधित और गुणकारी होता है, इसलिए इसकी मांग दुनिया के हर कोने में है। भारत में सिट्रोनेला की खेती असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल और मध्य प्रदेश में की जाती है। इस फसल में कीट और बाकी बीमारियों का खतरा भी काफी कम होता है, जिस वजह से सिट्रोनेला फार्मिंग का मुनाफा ज्यादा है। दोस्तों ये एक ऐसी फसल है जिसे सिर्फ एक बार बोना पड़ता है और ये 5 साल तक फसल देती रहती है। सिट्रोनेला का तेल काफी महंगा मिलता है। इसकी एक 30 ml की बोतल का रेट करीब 250 से 350 रुपए तक होता है। नंबर 8, मोतियों की खेती। दोस्तों अगर आप ये बात सुनकर हैरान हो गए हो तो हैरान परेशान मत होइए, क्योंकि मोतियों की खेती जमाने से होती चली आ रही है, जिसे लोग अपनी छतों पर और घर पे या फिर आंगन में बड़े ड्रमों में करते हैं। दोस्तों ये खेती थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन इस खेती का मुनाफा लागत से 20 गुना ज्यादा है। इस व्यवसाय में सीप का पालन किया जाता है, जिससे बहुत ही महंगी मोतियां प्राप्त होते हैं। आपको बता दें मोतियों का उत्पादन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें सीप को पानी में 8 से 10 महीने पाला जाता है। दोस्तों मोती एक तरह का प्राकृतिक आभूषण या फिर रत्न है जो कि सीप के अंदर मिलता है, और सीप को घोंगे का घर कहते हैं। घोंघा जब भोजन करने के लिए सीप से अपना मुंह बाहर निकालता है, तब अनचाहे परजीवी भी उसके साथ चिपक कर सीप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए घोंघा अपने ऊपर रक्षा कवच बनाना शुरू कर देता है, जो आगे चलकर मोती का रूप धारण करता है। मोती प्राप्त करने की ये एक प्राकृतिक विधि है। आपको बता दें कि असली और प्राकृतिक मोती की कीमत 200 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होते हैं। प्राकृतिक मोतियों की मांग विदेशों में ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ से उगाए जाने वाले अधिकतर मोतियों को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 9, अर्थवर्म्स की खेती। दोस्तों अर्थवर्म्स की खेती को किसानों के लिए वरदान कहा जाता है, क्योंकि इससे फसल और फसल की मिट्टी दोनों को ही फायदा होता है। अर्थवर्म्स को किसान का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये खेतों में बड़े से बड़े कठोर मिट्टी के पत्थर को भी नर्म और भुरभुरा कर देते हैं। केचुए कठोर मिट्टी को तोड़ते हैं और सुरंग बनाते हैं, जिससे हवा और पानी बेहतर तरीके से मिट्टी में प्रवेश करते हैं। इन सब के अलावा ये वर्म्स मिट्टी में कई और महत्वपूर्ण खनिजों को भी पैदा करते हैं। नंबर 10, बत्तख की खेती। दोस्तों डक्स को पालने के लिए सबसे कम रख रखाव वाले खेत और लो मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बत्तख पालन मुर्गी पालन से सस्ता पड़ता है और मुर्गी पालन से ज्यादा मुनाफा देता है। जैसे कि मुर्गियों या फिर अन्य जीवों को पालने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन बत्तखों को सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की जगह ही चाहिए होती है। बत्तखों के पालन से न केवल अंडों के व्यापार में फायदा होता है, बल्कि वो मांस के लिए भी उपयोगी होते हैं। बत्तखों के अंडे भी मुर्गियों के अंडों से बड़े होते हैं। बड़ी बड़ी बेकरीज और बड़े होटल्स में लोग बेकिंग के लिए मुर्गी के अंडे की जगह बत्तख के अंडे पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये हैं दुनिया भर में होने वाली कुछ सबसे अजीबोगरीब खेतियां। आई होप इन पे हमारी आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।